नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए, भारत का इतिहास, ये हमारी क्लास 4 है और सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं। तो उसमें हमने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात की थी। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन बाकी बच गए हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन आपसे पहले से आ रहे हैं, आप एनालिसिस करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा पहले से ही इंक्लूड कर चुका हूं और जो भी बच जाएंगे वो अगले वीडियो में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, टाइम जाया ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और घंटे के निशान को दबाएं, ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल लोथल की खोज किसने की थी। देखिए, पुरातत्व स्थल है लोथल और इस लोथल की खोज किसने की थी। तो देखिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रंगनाथ राव। देखिए, रंगनाथ राव जो है इन्होंने लोथल की खोज की थी और कब की थी। देखिए, ये खोज की थी 1954 में। कब की थी? 1954 में। 1954 ईस्वी में इसकी खोज हुई रंगनाथ राव के द्वारा। और ये देखिए, ये जो लोथल है, ये लोथल कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है। लोथल जो है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए, लोथल जो है ये किस नदी के किनारे है एवं इसकी स्थिति क्या है, ये आपको याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, वैसे अगर आपसे पूछे कि लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है तो आप क्या करोगे, कौन से राज्य में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि लोथल जो है ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। भारत में है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में भी है या भारत में भी है तो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये बात याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरातात्विक नगर बनावली की खोज किसने की। देखिए, बनावली या इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वनवाली। ठीक है, क्या कहते हैं, वनवाली। देखिए, बनावली या वनवाली कहते हैं इसको। तो ये इसकी जो खोज की थी ये किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी खोज की थी, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। देखिए, रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसे ही RS बिष्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, याद रखोगे। तो ये देखिए कहाँ है बनावली, ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा, इंडिया। तो ये हरियाणा में है बनावली और खोज इसकी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। इसे बनवाली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है तो ये भी आप याद रखोगे। तो ये है घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, ये क्या है? घग्गर नदी के किनारे है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है। देखिए, पुरातत्व स्थल कालीबंगा जो है उसकी खोज का श्रेय किसको जाता है। देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमलानंद घोष। देखिए, कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता, नगर कह सकते हो, सभ्यता कह सकते हो, अमलानंद घोष ने की थी। और देखिए, आपको याद रखना है कि अमलानंद घोष ने जो इसकी वो की थी खोज, वो कब की थी। तो वो देखिए, वो की थी 1953 में। कब की थी? 1953-54 में। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुरकोटला की खोज किसने की। सुरकोटला की खोज किसने की, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जगपति। देखिए, जगपति जोशी जो हैं इन्होंने क्या किया था, सुरकोटला की खोज की थी। और कब की थी ये आपको याद रखना है, 1964 में। कब की थी? 1964 में। और ये देखिए, सुरकोटला जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में है। देखिए, अगर सुरकोटला की हम बात करें तो सुरकोटला से हमें अस्थि अवशेष मिले हैं घोड़े के, इसके अलावा हमें तराजू के साक्ष्य मिले हैं और इसके अलावा हमें देखिए क्या मिला है सुरकोटला से, और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, घोड़े के अस्थि अवशेष और तराजू के अवशेष। ठीक है, ये हमें मिले हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मानव के साथ कुत्ते के समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोपड़। देखिए आप ट्रिक बना के भी इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। वैसे मैं आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता भी सकता हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएं कि आपको ट्रिक से पढ़ना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा रोपड़। और ये रोपड़ जो है ये कहाँ है, ये है पंजाब में। कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। ये आप याद रखोगे। तो देखिए अब इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि आप याद रखोगे इस बात को कि पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान में भी है और पंजाब भारत में भी है, तो ये भारत वाला पंजाब है। कौन सा पंजाब है, भारत वाला पंजाब, ठीक है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। कुत्ते के समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे हम चलते हैं, घोड़े के अस्थि अवशेष मिले हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि घोड़े के अस्थि अवशेष कहाँ से मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा में बता चुका हूँ कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। देखिए शल्य चिकित्सा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गोलनाकार जो हमारी मुद्राएं हैं वो मिली हैं, जिनसे मेसोपोटामिया का संबंध बताया जाता है, ठीक है। तो कालीबंगा से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं और जुते हुए खेत भी कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए धोलावीरा जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। और चूंकि आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी, देखिए प्रथम राजधानी भी, देखिए 3 राजधानी बताई जाती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। कितनी राजधानी बताई जाती हैं, 3। तो देखिए प्रथम राजधानी इसे कहा जाता है धोलावीरा को, और ये सबसे सुंदर नगर था। अब आपको इस बात को जान लेना चाहिए कि जो सबसे सुंदर होता है वो ही राजधानी होती है, कोई विकसित नगर होता है वही राजधानी होती है। तो धोलावीरा जो है इसकी प्रथम राजधानी थी। दूसरी राजधानी आपसे पूछ सकता है कि इसकी दूसरी राजधानी कौन सी। देखिए दूसरी राजधानी आपसे पूछ सकता है कि दूसरी राजधानी इसकी क्या थी। तो देखिए आप दूसरी राजधानी का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको इसमें आंसर देना होगा क्या। आप जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो कि दूसरी राजधानी क्या है। तो दूसरी राजधानी जो थी वो थी राखीगढ़ी। क्या थी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी को दूसरी राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए तीसरी राजधानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है कालीबंगा को। किसको कहा जाता है, कालीबंगा को। तो देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है। आप याद रखोगे, प्रथम राजधानी या फिर राजधानी पूछेगा तो धोलावीरा, द्वितीय राजधानी राखीगढ़ी, और आपसे तीसरी राजधानी पूछेगा तो कालीबंगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियां हो जाती हैं। आगे हम चलते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो देखिए किस जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। देखिए कुत्ते से परिचित, क्योंकि समाधान के साक्ष्य मिले हैं मानव के साथ रोपड़ में, ठीक है। सांड से परिचित थे क्योंकि सांड की भी मूर्तियां हमें मिली हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, घोड़े से अपरिचित नहीं थे, यानी कि घोड़े से परिचित नहीं थे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सुरकोटला जो है गुजरात, वहां से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं, तो फिर क्यों नहीं थे इनसे परिचित। तो देखिए आपको इस बात को याद रखना है कि जो अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले थे ये घरों से नहीं मिले थे, या फिर ऐसे कह सकते हो कि आवास स्थल या निवास स्थान, जो मनुष्य का निवास स्थान होता है, घर होता है, आसपास होते हैं, इस क्षेत्र से नहीं मिले थे। घोड़े के अवशेष तो मिले, अस्थि पंजर तो मिले, लेकिन आवासीय स्थलों से नहीं मिले। तो इसलिए कहा जाता है कि ये घोड़े से अपरिचित थे, और घोड़े की कोई मूर्ति भी हमें प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे, घोड़े से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तराजू के 2 पलड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए तराजू के दो पलड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटला से। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य
और तराजू के साक्ष्य ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से। देखिए आप एक बात याद रखोगे, क्या बात याद रखोगे? एक ट्रिक की तरह आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि ये देखिए ये आपका तराजू है, ठीक है, ये है आपका तराजू। अब देखिए आपको ये याद रखना है कि तराजू में हमने घोड़े को तोला। किसको तोला? घोड़े को। तो तराजू में हमने घोड़े को तोला, तो घोड़े को तोला तो क्या हुआ? घोड़े को अगर हमने तोला तो क्या हुआ? सुर आ गए, ठीक है। क्या आ गए? सुर आ गए, सुर आ गए। देखिए तराजू में हमने घोड़े को तोला तो क्या आ गए? सुर आ गए, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से ये ट्रिक आप बना सकते हो अपने मन से भी कोई भी चीज़ याद करने के लिए। तो तराजू में हमने घोड़े को तोला तो सुर आ गए, ठीक है। तो ये कहाँ से? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। क्या? घोड़े के अस्थि पंजर और तराजू के साक्ष्य, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनन सिंधु सभ्यता के किस नगर का हुआ? तो देखिए स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद में प्रथम जो उत्खनन हुआ था वो किसका हुआ था? तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़। देखिए रोपड़ जो है इसका उत्खनन हुआ था कब? इसका उत्खनन हुआ था 1956 में। तो भारत आज़ाद हुआ था 47 में, तो यानी कि बाद हुआ है। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद रोपड़ का उत्खनन हुआ था, और रोपड़ का जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में, ठीक है। यानी कि भारत देश आज़ाद होने के बाद में एक तरीके से यज्ञ किया, पहली बार यज्ञ किया सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में, वो किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 में। और किसको खोज लिया? रोपड़ को खोज लिया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। देखिए एक बात और बता दूं आपको कि रोपड़ की जो खोज की थी ये 1950 में ही हो चुकी थी, यानी कि 6 साल पहले 1950 में रोपड़ की खोज हो चुकी थी। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। तो ये बात में आप याद रखोगे, ठीक है। तो आज़ादी के बाद पहली बार खुदाई रोपड़ की हुई। अगला हमारा क्वेश्चन है, कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं, और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। देखिए यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। देखिए ईंटों की अगर बात होगी तो अधिकतर कालीबंगा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अलंकृत ईंटों एवं अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो देखिए कच्ची ईंटों के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। देखिए साथ नहीं है, ये क्या है? साक्ष्य। क्या है? साक्ष्य। तो विश्व के प्राचीनतम जो स्टेडियम के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा, धोलावीरा। क्योंकि देखिए आप याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कहा जाता है धोलावीरा को, और जब राजधानी है तो भैया स्टेडियम तो होगा ही, स्टेडियम तो होगा ही, राजधानी में स्टेडियम तो होगा। तो विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं धोलावीरा से। और धोलावीरा कहाँ है? ये आपको याद रखना चाहिए, गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस नगर को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? तो किस नगर को कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा को। देखिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कच्ची ईंटों के, अभी मैंने आपको बताया था, कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। तो दीनहीन बस्ती कालीबंगा को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। देखिए खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मैं पहले भी आपको बता चुका था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से क्या है? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, और विश्व में इन्हें प्राचीनतम कह सकते हैं हम। और देखिए वैसे भी चरक जो थे हमारे यहाँ के विद्वान, उन्होंने शल्य चिकित्सा को प्रारंभ किया था। शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है चरक को। तो देखिए कितना डेवलपमेंट था इंडिया में, पहले भारत कितना विकसित था सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त में।
कितनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ की, कितनी अच्छी नालियों की व्यवस्था थी, कितने अच्छे दरवाजे जो हैं गलियों में खुलते थे। ठीक है, इसके अलावा कितने अच्छे भवन निर्माण एक तरीके से पहले ही जैसे वास्तुविदों द्वारा नक्शा तैयार किया जाता था उसके अनुसार नगर बनाए जाते थे। ठीक है, झील, नाव, जहाज वगैरह, डाक वगैरह, पूरे सामान जो हमारे रोज़मर्रा के होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें मिलती थी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता के किस नगर को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं सिंधु सभ्यता की तीनों राजधानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको कि उस तीसरी राजधानी को दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। अब तो आपको याद आ ही गया होगा, तो आप बता दोगे, श्योर बात है। सूचना पट के साक्ष्य जिस पर सिंधु लिपि लिखी है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए सूचना पट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा। देखिए आपको याद रखना है कि जब राजधानी है किसी राज्य की, किसी नगर की, किसी सभ्यता की, तो वहाँ पर सूचना पट तो होगा क्योंकि सभी लोगों को सूचना वहाँ से दी जाएगी। ठीक है, तो नोटिस बोर्ड जो है वो तो जरूरी है और वो राजधानी में तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो राजधानी धोलावीरा और धोलावीरा से सूचना पट और स्टेडियम के साक्ष्य याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व में भूकंप के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। देखिए विश्व में भूकंप के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर बता देता हूँ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से जो है हमें प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है, कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए शल्य चिकित्सा के कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, खोपड़ी में छिद्र प्राप्त हुए हैं 6। इसके अलावा इसे तीसरी राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है लाडलो कास्ट की नालियां। क्या प्राप्त हुआ है? कास्ट की नालियां। ये भी आपको याद रखना है। कास्ट की नालियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस नगर से बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया से संबंध को दर्शाती हैं? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उससे संबंध को दर्शाती है। ठीक है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, देखिए पहली क्लास में मैं आपको करा चुका हूं, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये कहाँ थी? ये कहाँ थी? तो ये अरब कंट्रीज में थी, लेकिन किस कंट्री में थी ये आपको बताना है। ये ईरान इराक की तरफ थी। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया। और ये दजला और फरात नदी के किनारे थी। ठीक है, दजला और फरात नदी के किनारे थी, याद रखोगे। तो आगे हम चलते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, अलंकृत ईंटों एवं फर्श के साक्ष्य मिले हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, देखिए सारी बातें बता दी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन सी, कालीबंगा से। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। हर तीसरे घर के सामने, देखिए आपको बात याद रखनी है, हर तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कैसे मिले हैं? देखिए जैसे ये 3 घरों का समूह है तो इसके सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और यहां तीसरा घर होगा उसके सामने कुएं के साक्ष्य मिले, तो यानी कि पेयजल की व्यवस्था काफी अच्छी थी मित्रों। यहां हर तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, अच्छी पेयजल व्यवस्था, अच्छी नाली व्यवस्था, सारा कुछ अच्छा था यहाँ पे। आगे हम चलते हैं। व्यापार व्यवस्था भी अच्छी थी, यहाँ विदेशों से व्यापार किया जाता था। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन सभ्यता, सभी से व्यापार था हमारा। कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? तो कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय किसको जाता है मित्रों, ये आप मुझे बता दीजिए। देखिए कालीबंगा की खोज मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अमलानंद घोष ने की थी 1953-54 में। लेकिन अब आपको क्या बात बतानी है कि इसका उत्खनन किया था, किसने उत्खनन किया था इसका? तो देखिए इसका उत्खनन किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी लाल और वी के थापर। और कब किया था? 1961 में। ठीक है, 12 साल बाद ना, 8 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद
8 साल बाद क्या हुआ था, इसका उत्खनन हुआ था। और किसने किया था, बीबी लाल और वीके थापर ने किया था। आगे हम चलते हैं मित्रों, अगला हमारा क्वेश्चन है नहर एवं जल संग्रहण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नहर और जल संग्रहण के यानी बांध और जल संग्रहण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धोलावीरा। देखिए धोलावीरा, फिर वही बात आ गई, धोलावीरा क्या है, कैपिटल है। क्या है, कैपिटल, राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, और राजधानी में तो व्यवस्था होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ स्टेडियम भी होगा, यहाँ नोटिस बोर्ड भी होगा, सूचना पट, और यहाँ क्या होगा, डैम, बांध भी होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ होंगी धोलावीरा में, क्योंकि सबसे खूबसूरत नगर था यार, तो चीज़ें तो होना जरूरी है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है चावल एवं बाजरे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए चावल एवं बाजरे के जो प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, लोथल से। ठीक है, लोथल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन मित्रों एक बात आपको याद रखनी है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा। और ये देखिए कोल्डी हवा जो है ये कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम, तो देखिए चावल और बाजरे के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम लोथल में मिले हैं। लेकिन ऑल ओवर आपसे पूछेगा कि प्रथम साक्ष्य भैया चावल के तो प्रथम ही साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो कोल्डी हवा से मिले थे। ठीक है, याद रखोगे। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, सरसों के ढेर एवं तिल के ढेर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए सरसों के और तिल के ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस बात से आप थोड़ा अनुमान लगाओगे तो भैया अब भी देखिए हरियाणा और पंजाब में सरसों अच्छी होती है। वैसे राजस्थान तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन हरियाणा पंजाब में फिर भी अच्छी होती है। तो देखिए हरियाणा की ही एक सभ्यता है जिसका क्या नाम है, बनावली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। देखिए बनावली जो है यहाँ से सरसों एवं तिल के ढेर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक का नज़र में आप मुझे बताओगे, बनावली की खोज 1973 किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने। किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। इसका पूरा नाम क्या था? रविंद्र सिंह बिष्ट था। ठीक है, सरसों एवं तिल के ढेर प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये जो भी फैक्ट जुड़े हुए हैं ये आप याद करें और इन्हें जोड़कर याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और देखिए इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको साथ साथ बताए, और भी बेहतर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की हम 4 क्लास करने वाले हैं, और 4 क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता फिनिश कोई ही क्वेश्चन होगा शायद जो छूट जाएगा। वैसे तो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन जहाँ तक भी 99% जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, रोज पढ़ें। देखिए थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर आप 10 क्वेश्चन भी रोजाना के पढ़ते हो तो यार आप अनुमान लगा सकते हो, अगर आप 10 क्वेश्चन कंठस्थ करते हो ना तो कितने हो जाते हैं? 300 हो जाते हैं महीने के। लेकिन ऐसे भी नहीं है यार, 10 क्वेश्चन तो अब देखिए कितना कंपटीशन हो गया, 10 क्वेश्चन तो मामूली बात हो गई है। तो देखिए आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाई करें, मेहनत करें, अच्छी करें, आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। ठीक है, लगेगी यार, कहाँ तक भागेगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।